हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपना एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। रोजना की तरह हमारा आज भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे रोजना हम एक प्रैक्टिस सेट करते हैं 15 क्वेश्चनों के, जिसमें फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ दोनों के क्वेश्चन होते हैं। 7 प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट करा चुके हैं। ये हमारा 8वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है और डेली के प्रैक्टिस सेट इसको ज्वाइन कर लो। जो बच्चा इसको ज्वाइन कर लेगा, बता रहा हूँ 2 महीने के अंदर अंदर उसकी मैथ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, आप खुद देखोगे कि आपका मैथ में कितना अच्छा, मैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूँ। आप इसको ज्वाइन करो और जितने प्रैक्टिस सेट है सारे करके देखो। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, 2 लीटर तेल जब एक बर्तन में डाला जाता है तो वह 1% खाली रहता है। उसमें कितना लीटर तेल और डाला जाएगा जिससे कि वह पूर्णतः भर जाए, और उस बर्तन की क्षमता कैपेसिटी क्या है। तो देखो यहाँ पे कोई बर्तन है, पेन ले लेते हैं हम और ये देखो यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है। सवाल ये कह रहा है कि ये कोई बर्तन है। ठीक है ना, लाइन सही नहीं बनी, लाइन सही नहीं बनी। ये कोई बर्तन है, ठीक है ना, और उसमें यहाँ तक क्या है, तेल भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है यहाँ तक। ठीक है ना, ये अब देखो यहाँ पे जो ये बर्तन है ना, माना इसकी कैपेसिटी कितनी है। इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी बोल लो या फिर इसका वॉल्यूम बोल लो। माना कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, वी है। ठीक है ना, कितनी है इसकी कैपेसिटी, वी है। अब देखो इस वी में से पी वॉल्यूम, तो पी ऑयल तो हमने यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ तक तो ये भरा हुआ है। बाकी बच्चे ये क्या है भाई, इसका ये क्या है, इसका खाली है, मतलब एम्पिटी है। तो आपको पता ही है कितना खाली हो जाएगा भाई, टोटल वी है, इसमें से पी भरा हुआ है, तो टोटल कितना खाली है भाई, वी माइनस का पी। ये बात आ गई समझ में। अब देखो यहाँ पे, अब सवाल कर रहा है कि पी ऑयल डालने के पी लीटर ऑयल डालने के बाद ये के% एमपीटी, मतलब के% खाली रहता है। तो देखो टोटल कैपेसिटी कितनी है, वी है, तो के% ऑफ वी, के% ऑफ वी बराबर किसके है, वी माइनस का पी के। ठीक है ना, तो आप देखोगे यहाँ पे वी के परसेंट, परसेंट को हटाएंगे तो वो नीचे शो आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, वी माइनस का पी। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे, अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे पी को इधर ले आई जैसे, और मैं पी के को इधर ले जाता हूँ, तो क्या बचेगा अपने यहाँ पे, वी कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, 1 माइनस का के भाई 100। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे, तो 100 माइनस का के, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई अपने यहाँ पे, 100 इधर गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 100 पी अपॉन 100 माइनस का के, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, तो टोटल जो बर्तन है, जो उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है अपनी, वी बराबर 100 पी अपॉन 100 माइनस का के। ये क्या है, इसकी टोटल कैपेसिटी है। टोटल क्या है भाई, इसकी कैपेसिटी है। तो हमको कहाँ मिला ये, 100 पी अपॉन 100 माइनस का के, ये है। तो देखो टोटल बर्तन की कैपेसिटी वी है, और वी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, पी और के फॉर्म में निकालनी थी। तो ये क्या आ गया अपना, पहला तो ये क्या आ गया अपना, बर्तन की क्षमता ये पूछी है ना, तो बर्तन की क्षमता कितनी है भाई, ये है, तो ये अपना आंसर आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि इसमें कितना लीटर तेल और डाला जाए जिससे कि वह पूर्णतः भर जाए। तो मुझे बताइए कि कितना डालेंगे, जितना खाली है उतना ही तो डालेंगे ना, और खाली कितना है भाई, ये वी माइनस पी खाली है, तो वी माइनस पी की वैल्यू निकाल लो। तो देखो यहाँ पे कितना तेल डालना है, ऑयल इज रिक्वायर्ड टू फिल जार। बर्तन को भरने के लिए कितना ऑयल चाहिए हमको, वी माइनस का पी चाहिए, वी माइनस का पी। ये बात आ गई समझ में। अब देखो यहाँ पे वी माइनस का पी चाहिए, वी की वैल्यू कितनी है भाई अपनी यहाँ पे,
100p अपॉन 100 माइनस का के, और माइनस का p आपका यहाँ पे है ही पहले से ही, तो p कॉमन ले लो आप यहाँ पे। तो p कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई अपने यहाँ पे 100 माइनस का 100 माइनस के अपना एल्सियम लेंगे यहाँ पे, प्लस का के अपॉन 100, तो 100 से 100 ही कट गया, कितना आंसर आ जाएगा पी के अपॉन 100। तो पी के अपॉन 100, इतना ऑयल हमको और डालना पड़ेगा जब जाके बर्तन अपना कंप्लीट भरेगा। तो पी के अपॉन 100, तो पी के अपॉन 100 माइनस का क्या आएगा ना यहाँ पे, माइनस का के, चूंकि एल्सियम 100 माइनस क्या आएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा अपने ये वाला आ जाएगा। ये तो भाई अपना ऑयल इतना डालना पड़ेगा ये, ठीक है ना। और बर्तन की कैपेसिटी कितनी है भाई अपनी, ये है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, देखो आप 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है भाई, 20 दे रखा है। तो टोटल सम कितना आ जाएगा भाई अपना, टोटल सम आ जाएगा, औसत 20 है, संख्या कितनी 8 है, तो टोटल सम कितना आ जाएगा भाई अपना 160। फिर क्या करें, दो संख्याओं का योग, अच्छा दो संख्याओं का योग ही दे दिया, डायरेक्ट सम ही दे दिया हमको यहाँ पे। तो सम कितना दे दिया 31। और अगले 3 संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 3 नंबर इज ये। तो ये जो 21 से 1/3 है ना, ये अगली 3 संख्याओं का क्या है भाई, ये औसत है, एवरेज है, ठीक है ना। इसमें लिखा नहीं है पूरा, एवरेज है ये, यहाँ पे लिख रखा है ना इंग्लिश में, एवरेज है ये। तो देखो 3 संख्याओं का औसत कितना है भाई, ये तो क्या भाई अपना सम ऑफ 2 नंबर, ठीक है ना। और 3 संख्याओं का औसत कितना आएगा भाई अपने यहाँ पे 64 आएगा, सम ऑफ 3 नंबर। अब देखो टोटल कितना आ गया भाई, 5 संख्याओं का योग कितना आ गया भाई आपका 95, ठीक है ना। बच्चे कितनी आपकी 3 संख्या, तो 3 संख्याओं का सम कितना आएगा भाई, आप यहाँ पे घटाओ इसको, 160 में से 95 घटाएंगे हम, तो कितना आएगा भाई आपका 65। ये क्या है आपका सम ऑफ रिमेनिंग 3 नंबर। बाकी बच्चे जो 3 संख्या है ना उनका सम है ये 65, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब सवाल क्या करा है, सवाल ये करा है कि 7th and 8th नंबर एक्सीड द 6 नंबर बाई 4 and 7। मतलब अगर मैं ये मान के चलता हूं कि जो छठा नंबर है ना उसकी वैल्यू कितनी है, ए है, तो 7वां नंबर कितना होगा भाई अपना ए प्लस का 4 होगा, और 8वां नंबर कितना होगा भाई अपना 8वां संख्या ये क्या हो जाएगी अपनी ए प्लस 7 हो जाएगी। तो मुझे बताइए टोटल इनका सम कितना आ जाएगा भाई, ए और ए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 4 और 7 कितना आ जाएगा 11। और ये किसके बराबर है भाई आपका बच्चे 3 संख्याओं के सम के बराबर, तो ये भी सम है और ये भी सम है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा अपना 65 के बराबर। तो अब देखो यहाँ पे, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, आपको पता 65 में से 11 गया तो 54 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा भाई आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 18। अब सवाल में आपसे क्या पूछा है, सवाल में पूछा है कि 8वीं संख्या क्या होगी, तो 8वीं संख्या आप ये मान के चल रहे हो ना, तो 8वीं कितनी हो जाएगी भाई आपकी 18 प्लस का 7 कितना आ जाएगा भाई आपका 25 आंसर, कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, सवाल कर रहा है कि ए लिक्विड पी इज, सवाल पढ़ो भाई क्या कर रहा है ये, देखो सवाल ये कर रहा है कि ए लिक्विड पी इज 1/37 टाइम्स एज हैवी एज वाटर एंड वाटर इज 1 से 2/5 टाइम्स एज हैवी एज अनदर लिक्विड क्यू। The amount of liquid P that must be added to 7 liters of the liquid Q so that the mixture may weight as much as an equal volume of water will be। मतलब सवाल ये कह रहा है कि एक जो लिक्विड है ना, जो P है ना, P ये कितना भारी है पानी की तुलना में 1 से 3/7, तो मतलब P की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपकी 10/7 पानी के भार, वो पानी से इतना भारी है। फिर क्या करा आ गई है Q, क्यू नहीं सॉरी पानी, डब्लू है ना, ये क्यू की तुलना में कितना भारी है, इतना भारी है, तो कितना आ जाएगा भाई 7/5 ये आ जाएगा। आप पहले यहाँ पे देखो P बाई डब्लू बराबर कितना आ जाएगा 10/7, और डब्लू बाई क्यू कितना आ जाएगा भाई आपका 7/5। तो मैंने देखा कि P की वैल्यू कितनी है 10 है, यहाँ पे देखो डब्लू की वैल्यू यहाँ भी 7 है और डब्लू की वैल्यू यहाँ भी 7 है, दोनों जगह 7 है, बिल्कुल सेम है, रेशो हमारा बिल्कुल क्लियर बैठ रहा है, यहाँ पे इक्वल बैठ रहा है, तो हमको आगे कुछ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सवाल वैसे इजी हो गया। तो भाई P की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पे 10 है, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 7 है,
और क्यू की वैल्यू कितनी है भाई आपके यहाँ पे 5 है। अब सवाल क्या कर रहा है, अब देखो यहाँ पे हम इसका मिश्रण निकालते हैं। सवाल ये कह रहा है कि अगर क्यू लीटर का 7 मिलाया जाता है तो पी की कितनी मात्रा मिलाई जाए। तो इसको पहले मिश्रण करते हैं। देखो पी क्यू और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई आपका डब्ल्यू आ जाएगा। तो पी कितना है भाई आपका 10 है, क्यू कितना है 5 है और डब्ल्यू कितना है 7 है। तो निकालो इनका रेशो, कितना आ जाएगा भाई आपका 3 और ये कितना आ जाएगा भाई आपका 7 में से 5 गए तो 2। अब देखो क्यू की कितनी मात्रा मिला रहा है भाई यहाँ पे, हमारे हिसाब से तो 3 मिला रहा है, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है 7। तो मल्टीपल कितना आ जाएगा भाई आपका 7/3, ये मल्टीपल आ जाएगा। तो इस मल्टीपल से इसको इंटू कर दो, यहाँ पे पी की मात्रा आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा 14/3 ये आ जाएगा। और इसमें भाग देंगे तो 3 चौक 12, 2/3 लीटर ये आपका आंसर है। तो 4 से 2/3 लीटर, तो 4 से 2/3 लीटर 4.66 लीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी तथा सी की सम्मिलित आय 1530 रुपये है। यदि ए अपनी आय का 20%, बी अपनी आय का 25%, सी अपनी आय का 40% खर्च कर दे, सी अपनी आय का 40% खर्च कर दे, तो उनकी बचत 16-12-9 के अनुपात में है। तो ये क्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सवाल बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में, मैं बताऊँ ज़्यादा 20 सेकंड से ज़्यादा का सवाल नहीं है। ये सवाल 20 सेकंड का है और ईमानदारी से ना आप इस वीडियो को खुद पॉज करके इस वीडियो सवाल को करने की कोशिश करना। आप देखना आप इसमें मतलब कितनी जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, तो पहले तो हम इनका रेशियो लेते हैं। देखो यहाँ पे एक्सपेंचर मतलब खर्च, सेविंग मतलब बचत, और इनकम मतलब आय। ठीक है ना। अब देखो सवाल कर रहा है कि ए अपनी आय का 20% क्या कर रहा है भाई, खर्च कर रहा है। तो माना कि ए की आय कितनी है, ए है, इसका 20% कितना आएगा भाई आपका 1/5 आएगा। और 1/5 खर्च कर दिया तो बच्चा कितना इसके पास 4/5 ए बच्चा। ठीक है ना। और 4/5 जो ए है ना, ये किसके बराबर है, जो ये बचत है ना ए की 4/5 जो बचत है ना ए की, ये किसके बराबर दे रखे हैं, यहाँ पे 16 के बराबर दे रखे हैं। तो 16 के बराबर करूंगा तो देखो 4 चौक 16, तो ए की वैल्यू कितनी, ए कितने की, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 चौक 20। तो हम कह सकते हैं कि ए की आय कितनी है, इनकम कितनी है 20। इसी तरह से बी अपनी आय का 25%, तो 25% कितना होता है 1/4 होता है। तो 1/4 खर्च कर रहा है तो बच्चा कितना रहा है 3/4 बी बचा रहा है। और ये किसके बराबर दे रखा है सवाल में 12 के बराबर दे रखा है। ठीक है ना। तो 3 चौक 12 और 4 चौक 16, तो बी की इनकम कितनी आएगी भाई आपके यहाँ पे 16। अब क्या कर रहा है सी, तो सी अपनी आय का 40% मतलब 2/5 खर्च कर रहा है। तो भाई सी बच्चा कितना रहा होगा भाई, सी कितना बचा रहा होगा 3/5, ये सी बचा रहा है, जो कि सवाल में किसके बराबर दे रखी है 9 के बराबर दे रखी है। तो 5 दिया 15, तो सी की इनकम कितनी आ जाएगी भाई 15। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल इनकम कितनी आ गई भाई आपके यहाँ पे 51 आ गई। टोटल इनकम कितनी आ गई 51। लेकिन सवाल में ये इनकम किसके बराबर दे रखी है 1530 रुपए के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई आपका 30 आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 30 आ गया। अब सवाल में कह रहा है कि ए की इनकम कितनी होगी। तो भाई ए की इनकम कितनी होगी, तो आपको पता है कि जब 1 यूनिट बराबर मेरा 30 आ गया, 1 यूनिट मेरे हाथ में आ गया, तो ए की इनकम कितनी मान के चल रहे थे हम 20 मान के चले, तो 20 को 30 से गुना कर दीजिए, कितने आ जाएगी भाई आपकी 600 रुपये। तो ऑप्शन ए, तो 600 रुपये ए की इनकम आ जाएगी। ठीक है ना। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 6 years are subtracted from the present age of रणधीर and the remainder is divided by 18, मतलब रणधीर की वर्तमान आयु में से 6 वर्ष कम कर दो और उसमें 18 का भाग दे दो, तो उसके पौत्र अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। ठीक है ना। इफ अनूप इज 2 years younger टू महेश whose एज इज 5 years, मतलब एक महेश है जिसकी उम्र 5 साल है, उससे 2 वर्ष छोटा कौन है भाई अपना अनूप है। देन व्हाट इज द एज ऑफ रणधीर। सवाल बहुत ज्यादा इजी सवाल, कुछ नहीं है सवाल में। देखो यहाँ पे ये रणधीर है, इसमें से मैंने 6 वर्ष कम किया और उसमें मैंने 18 का भाग दिया, तो भाई मुझे कौन मिलता है अनूप मिलता है। कौन मिलता है मुझे अनूप मिलता है। अब सवाल क्या कर रहा है कि जो ये अनूप है ना महेश, महेश की आयु कितनी है भाई आपकी 5 है, तो इससे 2 वर्ष कम
तीन आयु है जो किसके भाई आपकी अनूप की आयु है, तो अनूप की आयु कितनी होगी 3। तो कर दो इसको, देखो 18 या 54, और 54 में 6 जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा 60। तो रणधीर की एज कितनी आ जाएगी भाई आपके यहाँ पे 60 है। ये आपका सवाल में कुछ था ही नहीं, कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई एसएससी में। देखो, एक व्यक्ति ने दो राशियों को अपने 4 पुत्र आर एस टी यू में बांटा, ठीक है ना। पहले को 4:3:2:1 के अनुपात में, दूसरी राशि को 5:6:7:8 के अनुपात में, ठीक है ना। और दूसरी राशि पहले की क्या है भाई दुगनी है, तो किस पुत्र को सबसे अधिक शेयर मिलेगा। देखो यहाँ पे तो 4 पुत्र इसके कौन कौन से भाई, आर है, एस है, टी है और यू है, ठीक है ना। तो फर्स्ट अमाउंट देता है किस रेशो में देता है भाई, ये फर्स्ट अमाउंट 4 3 2 और 1। अब बात करते हैं सेकंड अमाउंट की। सेकंड अमाउंट किस रेशो में देता है भाई, ये 5 6 7 और 8 में। अब देखो यहाँ पे सवाल, देखो सवाल क्या कर रहा है कि जो ये पहला वाला जो अमाउंट है ना, इसका क्या होना चाहिए भाई, ये दुगना होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 4 3 7 2 9 और 1 10, कितना आ रहा है भाई 10, और 5 6 11 और 7 18 और 7 26। तो मुझे बताइए इनका रेशियो कितना आ रहा है भाई यहाँ पे, और इनका एलसीएम कितना आ रहा है 260 आ रहा है। कितना एलसीएम आ रहा है भाई इनका 260 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है 130 आएगा ना, 130 आएगा। एलसीएम कितना आएगा भाई इनका 130। देखो एलसीएम कितना आएगा 130। अब देखो यहाँ पे एलसीएम मतलब 130। तो अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे जो ये वाली जो अमाउंट है ना ये 26, मुझे इसको दुगना बनाना है। मैं अगर इसको 130 बनाता हूँ, 130 बनाता हूँ, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसका दुगना करना पड़ेगा। मतलब मैं इसको क्या करूंगा, मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा 260 बनाना पड़ेगा, 130 का दुगना 260, तो मुझे इसको 10 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई इस बात समझ में। तो अब देखो यहाँ पे सवाल की मैंने शर्त पूरी कर दी, अब मैं मेरा काम करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये 10 गुना 13 130 बन गया, 26 गुना 10 260 बन गया। भाई मैंने इसका दुगना कर दिया ना, मुझे यही तो चाहिए था ना। अब देखते हैं इनके रेशो में क्या परिवर्तन आता है। तो 13 को इसको गुना करेंगे कितना आएगा भाई, ये 52, ये कितना आएगा भाई 39, ये कितना आएगा 26, और ये कितना आएगा भाई 13। और इसको करूंगा तो देखो ये कितना आएगा भाई 50, ये कितना आएगा 60, ये 70, और ये कितना आएगा भाई 80। अब इनको जोड़ो, देखो किस किस को कितनी कितनी रकम मिली है। तो 50 और 52 कितना हो गया भाई 102, ये कितना हो जाएगा भाई आपका 89, ये कितना हो जाएगा भाई आपका 96, और ये कितना हो जाएगा भाई आपका 93। तो कह रहा है कि किसको मैक्सिमम हाईएस्ट पार्ट ऑफ अमाउंट मिलेगा। तो भाई यहाँ पे हाईएस्ट पार्ट ऑफ अमाउंट किसका आ रहा है भाई, यहाँ पे आर का आ रहा है 102, बाकी तो सब इससे कम है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आर, ऑप्शन सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एक लोहे का पाइप 20 सेंटीमीटर लंबा है जिसका बाह्य व्यास कितना है, अपना एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 25। यदि इस पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर, यदि इस पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर रही हो तो तब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे पहले तो हम बेलन बनाते हैं। तो लोहे का पाइप मतलब तो सिलेंड्रिकल पोर्शन होगी, वो शेप होगी ना, ये लाइन अच्छी इस तरह से नहीं बनती। ठीक है ना। अब क्या करें कि भाई इसका बाह्य व्यास कितना 25 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर लंबा है, इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो मोटाई इसकी भाई 1 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर जैसे हमने ये बना लिया, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आपसे ये क्या करें कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है।
तो मुझे बताइए कि देखो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है भाई आपका, इसके लिए 2 पाई r प्लस r h प्लस थिकनेस। देखो एक्चुअल में है क्या, इसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मुझे बताइए जो इसकी रेडियस होगी एक्सटर्नल कितनी हो जाएगी भाई, 12.5 हो जाएगी। ठीक है ना, रेडियस मतलब क्या है भाई आपका r। ठीक है ना, अब क्या करें कि ये मोटाई कितनी है भाई आपकी, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो मुझे बताइए कि ये जो रेडियस होगी यहाँ पे, जो ये रेडियस होगी, ये वाली रेडियस, ये रेडियस कितनी आ जाएगी भाई आपकी, 12.5 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा भाई आपका, 11.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका r हो जाएगा। ठीक है ना, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है भाई आपको यहाँ पे, 20 दे ही रखी है हाइट। तो बस वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो पाई की वैल्यू 2/22/7, r कितना है भाई आपका 12.5। ठीक है ना, और स्मॉल r कितना भाई आपका 11.5। हाइट कितनी है भाई इसकी 20 है। थिकनेस कितनी है इसकी 1 है। तो देखो अब काटो पिटो इसको, कितना आएगा भाई यहाँ पे, देखो 7×3 = 21, ये तो जाएगा 3 बार, 12.5, 1 13, 13 और 11 24। तो ये आ जाएगा आपका 2×22×24×3। तो देखो आप कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो देखो भाई दोनों 44, 44 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई आपका, 44 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 132। 132 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो 24 दोनों कितने होते हैं भाई, 48 होते हैं। 4 24 72 और 4 76, 7 24 से कम 24 और 7 31, 31 68 बी ऑप्शन। किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, बस याद रख लेना इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई एक्सटर्नल रेडियस इंटरनल रेडियस इनका सम, और हाइट प्लस जो थिकनेस है, कितनी है इसकी थिकनेस 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाले इक्वेशन देकर आपसे ये निकलवा रहा है, मतलब x² प्लस 25/x²। तो भाई सीधी सी बात है, हमको x² और 5 की जरूरत पड़ेगी, बाकी -4x है ना, इसको इधर ले जाइए। तो इधर ले जाएंगे और x से क्या कर देंगे हम यहाँ पे डिवाइड कर दो, x से डिवाइड कर दो या फिर x से भाग दे दो। ठीक है ना, तो भाग देते हैं। तो यहाँ पे x² में x का भाग देंगे कितना बचेगा, x बचेगा। 5 में x का भाग देंगे कितना बचेगा भाई आपका 5x बचेगा, 5/x बचेगा। और -4x इधर जाएगा, x का भाग देंगे कितना आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा। अब इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। तो देखो x² प्लस का 25/x² प्लस का कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 10 बराबर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो हम आपको ये वैल्यू निकालनी थी बस यहाँ पे। अब देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x²/25/x²। 16 में 10 का भाग देंगे और कटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 6। 6 आंसर आ रहा है। कितना आंसर आएगा भाई आपके यहाँ पे 6। ऑप्शन नहीं दे रखे, 6 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन 2 तरीके से करते हैं हम इसका। देखो यहाँ पे पहले तो एक बार यहाँ पे इसको वैल्यू पुटिंग से करो, वैल्यू पुटिंग वाला मेथड लगाओ भाई इसमें। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 1 रखता हूँ, b की वैल्यू 1 रखता हूँ और c की वैल्यू क्या रखता हूँ भाई, मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ। ठीक है ना, देखो इतना तो आपको ऑब्जर्व करना आना ही चाहिए, इतना तो आपको ऑब्जर्वेशन होना ही चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब के सपने देखते हो। देखो यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ पे कितना जाएगा 1 आ जाएगा। b की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ पे कितना जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 2, 1 और 1 2 होता है। और देखो यहाँ पे c की वैल्यू अगर 8 रखता हूँ और 8 का 1/3 रूट क्यूब लूंगा तो कितना आएगा भाई आपको 2 ही आएगा। मतलब वैल्यू क्या हो रही है आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो देखो ऑप्शन देखो यहाँ पे, अगर मैं सी देखता हूँ यहाँ पे तो देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 8 है, माइनस का 8 प्लस का 27, a की वैल्यू 1 और गुना में 8। तो देखो यहाँ पे 8 में से 2 गए कितना होता है 6 और 6 का क्यूब कितना होता है भाई माइनस का 216। और 27 को अगर मैं 8 से गुना करता हूँ तो 8 7 56, 5 8 2 16 और 5 21, 216 कट गया बिल्कुल। कितना आ रहा है भाई आपके यहाँ पे 0 आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो मैंने ये वैल्यू रखी है ये क्या आपके भाई यहाँ पे राइट है। तो ऐसे वैल्यू रख के भी कर सकते हैं।
बाकी इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहां तक आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, दूसरा तरीका देखो इसका, देखो अब दूसरे तरीके से कैसे करते हैं इसको। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है भाई, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab और ए प्लस, यही होता है भाई आपका फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका होल क्यूब ले लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो होल क्यूब लूंगा तो ए का क्यूब 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे बी आएगा, प्लस का 3a 1/3 प्लस p की पावर 1/3, ठीक है ना। और ए बी कितना आ जाएगा भाई आपका a और ये आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर में c की पावर 1/3 इसका क्यूब करूंगा तो कितना आएगा भाई आपके यहाँ पे c आएगा। अब मुझे बताइए, देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये किसके बराबर है भाई, आपकी c की पावर 1/3 के बराबर है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो रख लो यहाँ पे a प्लस बी प्लस 3 c की पावर 1/3 ए बी की पावर 1/3, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ए बी सी की पावर 1/3, ठीक है ना। अगर पावर सेम है तो आधार बेस क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाते हैं, बराबर कितना आ गया आपके यहाँ पे सी आ गया। तो इसको देखो यहाँ पे ए प्लस बी, सी को इधर ले आऊंगा यहाँ पर माइनस का सी, बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3 ए बी और ये सी की पावर 1/3। अब देखो यहाँ पे, अब सवाल में हर जगह क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे रूट, यहाँ पे क्यूब आ रहा है, यहाँ भी क्यूब आ रहा है और यहाँ भी क्यूब आ रहा है, ये तो भाई आपका ऑप्शन हो नहीं सकता, ये तो हमारा कट गया, ठीक है ना। तो क्यूब करके देखो इसको, तो देखो अगर मैं इसको क्यूब करता हूँ, क्यूब करता हूं तो -3 का क्यूब कितना होता है भाई आपका, -27 होता है। -3 का क्यूब कितना होता है, -27 होता है। और एबीसी की पावर 1/3 है, इसका क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई आपका एबीसी आ जाएगा। अब मुझे बताओ, देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है भाई, माइनस को इधर लेकर आऊंगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 0, तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सी ऑप्शन, यह वाला आपका राइट आंसर है। या तो आप इसको वैल्यू पुट करके करो इस सवाल को, ए की पावर ए बराबर 1 बी बराबर 1 और सी की पावर और सी बराबर 8 रख कर दो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। और बाकायदा आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो आपको होमवर्क, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 60 किलोमीटर की यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, 60 किलोमीटर की यात्रा में कितने लगते हैं भाई, इसको 8 घंटे लगते हैं। इफ 120 किलोमीटर डन बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार, 120 किलोमीटर किससे जा रहा है भाई, वो ट्रेन से जा रहा है, और ये कार 120 किलोमीटर किससे जा रहा है भाई, वो ट्रेन से जा रहा है। तो 600 में से 120 गया तो बच्चा कितना भाई आपको 480 किलोमीटर, ये किससे जा रहा है भाई, कार से जा रहा है, ठीक है ना। और इस दरमियान उसको कितना समय लगता है भाई, 8 घंटे लगते हैं, कितना समय लगता है उसको, 8 घंटे। अब सवाल ये कह रहा है कि माना कि यदि वो ट्रेन से कितना गया, 200 किलोमीटर गया, इफ 200 किलोमीटर डन बाई ट्रेन, ठीक है भाई 200 किलोमीटर ट्रेन से चला गया भाई अब की बार, ठीक है ना। तो बाकी बच्चा कितना 400 किलोमीटर, वो किससे जाएगा भाई, ये कार से जाएगा। तो इस दरमियान उसको कितना समय लगा, 20 मिनट अधिक लगे। तो मुझे बताइए कि जो ये 20 मिनट है ना, अगर मैं इसको घंटे में तोड़ूंगा तो क्या आएगा भाई आपका, 20/60 कितना आएगा भाई आपका 1/3। तो 1/3 ये क्या करा है, अधिक लगे मतलब प्लस हुआ है, मतलब फालतू टाइम लगा है। तो 8 में 1/3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई आपका 8 सही 1/3 आवर, याद, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि ट्रेन और कार की स्पीड का रेशियो ज्ञात कीजिए। तो देखो आप इस सवाल को देखो ऑब्जर्वेशन से कीजिए। ऑब्जर्वेशन से ऐसा है कि आप यहाँ पे ये मान के चलिए कि रेलगाड़ी की मैं स्पीड क्या मानूं और कार की स्पीड क्या मानूं, जो मेरा बराबर में 8 आ जाए और ये आ जाए, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 2 लिया हूं कैसे भी करके, ठीक है ना, और यहाँ पे कैसे भी करके 6 लिया हूं, तो 6 और 2 8 बिल्कुल बन रहा है। तो क्यों ना मैं, अगर यहाँ पे ट्रेन, देखो इतना तो ऑब्जर्वेशन आपको आना ही चाहिए। तो ट्रेन की स्पीड, अगर मैं ट्रेन की स्पीड कितनी मानता हूँ, मैं 60 किलोमीटर पर घंटे मानता हूँ, ठीक है ना। तो 60 किलोमीटर पर घंटे मानता हूं, तो देखो कितना आएगा भाई आपका, यहाँ पे 2 आएगा। और इसकी कितनी मानता हूं भाई मैं यहाँ पे 80। कार की स्पीड कितनी मान के चलता हूं मैं, 80 किलोमीटर पर आवर मान के चलता हूं, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा भाई आपका यहाँ पे 6 आएगा। तो देखो 6 और ये और 2, ये कितना आ जाएगा टोटल 8। इसी तरह से यहाँ पे अगर ट्रेन की स्पीड कितनी मान के चल रहा था भाई, मैं 60 मान के चल रहा था ना मैं,
ठीक है ना। तो अब देखता हूँ, देखो यहाँ पे 8 से 1/3 आना चाहिए बराबर में। तो मेरा ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया, मतलब इसका मतलब क्या, बिल्कुल सही है। कितना आ जाएगा भाई आपका ये 10/3, ठीक है ना। 10/3 यहाँ पर आ जाएगा आपका समय। और यहाँ पर अगर 80 करता हूँ तो देखो यहाँ पे 8×5 = 40, यहाँ समय कितना आ जाएगा 5 आवर। अगर जब आप इनको जोड़ोगे तो 5×15 और 10 25, 25 में 3 का भाग देंगे तो भाई बिल्कुल सही है, 8 से 1/3 आवर यही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने ये जो स्पीड मानी है ना, ये क्या मानी है मैंने, बिल्कुल सही मानी है। अब आप इनका रेशियो ले लो। तो देखो ट्रेन का और कार की स्पीड का रेशियो निकालना है। तो 20×3 = 60, 20×4 = 80, तो कितना रेशियो आ जाएगा 3/4, ये आपका रेशियो आ जाएगा ऑप्शन सी। ये देखो इसमें आप ऑब्जर्वेशन से करोगे सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा, होने को तो वैसे ही हो जाएगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन से करो जल्दी सवाल होगा ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 360, 360 के क्या निकालने हमको, इवन फैक्टर निकालने। तो देखो 360 का हमको इवन फैक्टर निकालने, तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ हमको क्या निकालने, यहाँ पे इवन फैक्टर निकालने। तो देखो यहाँ पे 360, तो पहले तो मैं देखूंगा कि इस 360 को अगर मैं प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ता हूं तो क्या क्या आता है। तो देखो सबसे छोटा फैक्टर, मतलब आप ये मान के चलो इसका प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ना है 360 को। तो प्राइम फैक्टर में अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो देखो 2 की पावर 3 आएगा, देखो 2 की पावर 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और 3 की पावर कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा, लाइट गई भाई, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब इसका क्या निकालना है, इवन फैक्टर निकालना है। तो इवन फैक्टर निकालना है, तो इवन फैक्टर में देखो जो यहाँ पे स्टार्टिंग जो पावर है ना, हम इसको क्या करेंगे, ऐसे कैसे रखेंगे इसको, ठीक है ना। और ऐसे कैसे इसको क्यों रखते हैं, इसका भी लॉजिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब नंबर सिस्टम की क्लास चलाऊंगा जब। ये नहीं कि आप इसको रट मत लेना कि पहली पावर को हम ऐसे कैसे रखेंगे और ओड फैक्टर में पहली वाली पावर को हम 1 बना देंगे। ये फॉर्मूला नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है। और वो जब पूरी सिस्टमेटिक तरीके से जब थ्योरी क्लास चलाऊंगा जब आपको क्लियर समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। और इसमें क्या, आप इसमें 1 जोड़ दो, तो इसका 1 जोड़ेंगे हम इसका, तो कितना आएगा भाई आपको यहाँ पे 2 + 1 कितना आएगा भाई आपको यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है ना। ये और एक एक में भी क्या करोगे आप, इसमें भी आप 1 जोड़ दो, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 2, तो 3 3 9 2 18, ये क्या आ जाएगा, इसके टोटल इवन फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब हम 1 क्यों जोड़ते हैं, 1 हम इसलिए जोड़ते हैं जैसे 3 की पावर 2 है ना, 3 की पावर 2 है ना। तो देखो आपको पता है किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है ना, एक एक ये भी फैक्टर होता ही होता है, एक तो आपका फैक्टर होता ही होता है, हर संख्या का फैक्टर होता है। तो इसको क्या मैं 3 की पावर 0 नहीं लिख सकता, मैं इसको लिख सकता हूँ ना। इसलिए जो 3 की पावर 2 है ना, इसमें एक ही जो फैक्टर है ना, इसको तो आप लोगे ही लोगे, तो इसलिए हम 2 की जगह यहाँ पे 3 लेते हैं और 1 की जगह 2 लेते हैं, मतलब एक हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो एक है ना, ये तो हर संख्या का फैक्टर होता ही होता है, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है, इसलिए हम हर पावर पर एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना आ गया 360, मतलब 360 के जितने भी आपको फैक्टर है ना, जितने भी गुणनखंड फैक्टर, वो संख्या जो 360 को पूरी तरह से विभाजित कर दे, पूरी तरह से विभाजित कर दे, उन संख्याओं को जो पूरा का पूरा जो समूह है ना, पूरा जो ग्रुप है ना, उसमें जो सम है ना, जो इवन संख्या कितनी है भाई आपकी 18 है। इवन संख्या कितनी है इसमें आपकी 18 है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे समझो, और बाकी जब फैक्टर की जब क्लास चलेगी तो उसमें पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा ढंग से, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 360, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग गुणनखंड मतलब 360 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं 360 के, आप ये निकालना है। तो देखो 360 का हमको निकालना है, तो 360 के भाई आपको प्राइम फैक्टर में हम इसको तोड़ेंगे, कितना आएगा भाई आपको यहाँ पे 2 की पावर 3, कितना आया था हमारा पिछली बार 3 की पावर 2 5 की पावर 1, ये आया था, ठीक है ना, ये आया था अपना। अब देखो आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाले, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं भाई आपको पता है। देखो जैसे अपना 4 है, किसका है भाई आपका 2 की पावर 2 का है, ठीक है ना। 9 है, किसका भाई आपका 3 की पावर 2 का है। 16 है, किसका भाई आपका 4 की पावर 2 का है, ठीक है ना।
25 है, ये किसका है भाई आपका 5 की पावर 2 का है। मतलब इस तरह से जो संख्या है ना ये क्या है आपके भाई परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। और नॉन परफेक्ट कौन सी है, जो जिसका अपन हम अगर वर्गमूल निकालें तो जिसका हम डेसिमल में आंसर आता है हमारा, ठीक है ना, वो नॉन परफेक्ट है। पिछले बार इसके पिछले सेशन में पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराया, ठीक है ना। तो देखो अब ये 2 की पावर 3 है ना, इसको मैं किसमें तोड़ सकता हूँ, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 इसमें तोड़ सकता हूँ। तो भाई मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 तो आपका है ही है यहाँ पे, और 5 की पावर 1 अपना है ही। अब हमको क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालना है। तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर देखो कैसे निकालोगे आप यहाँ पे, आपको अब कुछ नहीं करना, आपको बस इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है, बाकी इनको आप बिल्कुल भूल जाओ। आपको बस यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वाली चीजों को पकड़ना है। तो परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज कौन सी है भाई, आपकी 2 की पावर 2 है और आपके क्या यहाँ पे 3 की पावर 2 है। बस आपको इसको पकड़ना, बाकी इनको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जो नहीं है उनको भूल जाओ। अब देखो ये एक इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो एक एक इसमें हम एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। यहाँ पर पावर 1 है, इसमें भी हम एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, वो मैंने आपको पिछली बार बता दिया क्यों लेके चलते हैं हम। तो इसमें भी 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई आपका 4 आ जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने यहाँ पे 360 के 4 है। और देखो आप चाहो तो देखो उसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हो, ये नहीं कि अगर इतनी छोटी संख्या आती है तो आप इसका फैक्टर निकाल सकते हो। देखो फैक्टर देखो 360 है, 360 में ऐसे कौन सी संख्या है जिसका भाग पूरा पूरा 360 में चल जाएगा और वो परफेक्ट स्क्वायर भी आएगी। तो देखो एक है, एक पूरी तरह से 360 को विभाजित करेगी, और एक क्या होता है भाई आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ आप 4, देखो ये 2 की पावर 2 है। फिर आ जाओ आप 9, देखो ये 3 की पावर स्क्वायर। फिर आ जाओ आप 36, देखो ये 6 की पावर 2, ठीक है ना। अब मुझे बताओ देखो 360 के इनके अलावा और भी फैक्टर है, बहुत फैक्टर इनके अलावा और भी फैक्टर है, लेकिन वो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सिवाय इन चारों के, 1 4 9 और 36। ये 360 को पूरी तरह से विभाजित भी कर देंगे और परफेक्ट भी है। तो मुझे बताइए देखो 1 2 3 4 कितने फैक्टर है टोटल, आपके 4 है ना, और 4 ही हमारे यहाँ निकला है। ऐसे भी आप इसको प्रैक्टिकली सोच सकते हो, बस बेस क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये for what value of k the lines 4x plus ky equal to 3 and 3x plus 2y equal to 7 are perpendicular to each other। देखो दो लाइनें हैं, ठीक है ना, और वो अगर परपेंडिकुलर दोनों आपस में क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, दो लाइनें ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो k के किस वैल्यू के लिए आपस में परपेंडिकुलर होंगी, तो परपेंडिकुलर के लिए शर्त क्या होनी चाहिए भाई, टू बी परपेंडिकुलर, शर्त क्या होनी चाहिए भाई, आपकी दोनों लाइन है ना जो इनके कोफिशिएंट है ना, A1 A2 प्लस का B1 और B2 बराबर कितना आना चाहिए भाई आपका 0 होना चाहिए। तो देखो इसका A1 कितना भाई आपका यहाँ पे इंक चेंज करते हैं, जो ये वाली लाइन है ना इसका जो A1 है ना ये तो कितना भाई आपका 4 है, और ये क्या भाई आपका B1 है, ठीक है ना। तो A1 4 और इसका ये 3 है ना, ये क्या है इस लाइन का A2 है, और ये कोफिशिएंट कौन सा भाई आपका B2 है। तो 4 गुना 3 प्लस का B1 हमको निकालना है के है, और B2 कितना भाई आपका 2 है बराबर 0। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बच्चे ही बता देगा कितनी आ जाएगी माइनस का, ये क्या आपका आंसर आ जाएगा, तो सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो बस याद रखना जब भी आपको दो लाइन दी गई है तो उनके परपेंडिकुलर की शर्त क्या होती है, उन दोनों को कोफिशिएंट का सम इक्वल टू 0। कोफिशिएंट में कौन कौन सा, एक्स का कोफिशिएंट और यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट A1 A2, यहाँ वाई का कोफिशिएंट और यहाँ वाई का कोफिशिएंट B1 B2 बराबर क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इन ए ट्रायंगल ABC ए लाइन D इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। देखो सवाल क्या कर रहा है, सवाल देखो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, AB और ये C। सवाल कह रहा है कि इस BC के पैरेलल में मान लो कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, कौन सी लाइन है भाई D और E, ये दोनों लाइन में क्या इसको D को BC के पैरेलल मैंने ड्रॉ किया है इसको, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि विच डिवाइड द ट्रायंगल इज इक्वल एरिया, मतलब जो डी लाइन है ना इसको बिल्कुल सेम एरिया में और बिल्कुल इक्वल एरिया में बांट देती है। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी कितना होगा भाई आपका 1 होगा, ठीक है ना। तो अब हमको इनका रेशियो निकालना है इन दोनों साइड्स का। तो देखो यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि एरिया इक्वल कर दिया, मतलब AD का एरिया कितना भाई आपका 1 स्क्वायर यूनिट है,
ठीक है ना। और क्वाड्रिलेटर बी सी और ई और डी, इसका भी एरिया कितना भाई, 1 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि टोटल ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना हो जाएगा भाई, आपका 2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा ना। ठीक है ना। ये एक और ये एक दोनों जुड़ के पूरे के पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा भाई, आपका 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब आपने तो ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि जो अपना सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर वाली प्रॉपर्टी और कॉन्ग्रुएंस वाली प्रॉपर्टी, समरूपता और सर्वांग समय आपने पढ़ाई है, खूब असर से पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो जब पढ़ाएंगे जब देख लेना। ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ पे हम लेते हैं जैसे एरिया ट्रायंगल एबीसी और एरिया ट्रायंगल एडीई। देखो सवाल होने को तो अभी हो गया, शॉर्टकट तरीके से मैं चाहूँ तो मैं इसको अभी कर दूं, लेकिन बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर कट समझा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। कई टीचर क्या करते हैं कि बिल्कुल इनको शॉर्टकट तरीके से कर करके देते हैं, जिनमें से कुछ को समझ में आता है, कुछ को समझ नहीं आता। तो मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज लिख के दिखाऊं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी पेपर में तो कौन इतना लिखता है, वहाँ तो आधी ज्यादा कैलकुलेशन मुझे होती है। तो देखो एबीसी का, एबीसी और ट्रायंगल एडी का एरिया, तो एबीसी का एरिया 2 है, ट्रायंगल एडी का एरिया कितना भाई आपका 1 है। ठीक है ना। और ये क्या है, एबीसी का एरिया जो 2 है ना, ये इसकी साइड कौन सी है भाई आपकी, ए बी। साइड कौन सी यहाँ पे, ए बी, और इसकी साइड कौन सी, ए डी। इनके स्क्वायर के बराबर होगा, स्क्वायर के रेशियो के बराबर ए बी आएगा ना यहाँ पे। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे, तो अगर मैं ए बी और ए डी निकालता हूँ, तो यहाँ पे इसका तो वर्गमूल लूंगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका √2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा भाई आपका 1। ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ, अब देखो अब सवाल पूरा का पूरा क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ए बी की √2 कितनी आएगी भाई आपकी, √2 आ गई। अब ए डी की वैल्यू कितनी आएगी भाई आपके यहाँ पे, ए डी की वैल्यू कितनी आएगी भाई आपके यहाँ पे 1 आ गई। निकाल लेना हमने। तो मुझे बताइए कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी यहाँ पे, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू √2 में से 1 घटाएंगे कितनी आ जाएगी भाई आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। अब सवाल आपसे क्या पूछा है, एडी अपॉन डीबी। तो मुझे बताइए एडी की वैल्यू कितनी है भाई आपके यहाँ पे 1 है। ठीक है ना। और डीबी की वैल्यू कितनी है भाई आपके यहाँ पे, √2 माइनस का 1 है। देखो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 1/√2 माइनस का 1, डी ऑप्शन आ रहा है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन तो अब है नहीं, बस अब एक क्वेश्चन बचा है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका HW है, होमवर्क। ठीक है ना। जो कोई भी स्टूडेंट अगर इस क्लास को देख रहा है, इस प्रैक्टिस को कंप्लीट किया है, और मेरे पहले वाले प्रैक्टिस भी अगर सेट आपने कंप्लीट किए हैं, तो देखो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप करके देखना, और जो भी इसका आंसर आएगा आप इसका आंसर कमेंट में लिखना, और मैं बताऊंगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। मैं भी फिर आपको कमेंट में बता दूंगा कि इसका आंसर ये आ रहा है, आपका क्वेश्चन सही है कि गलत है। तो इस क्वेश्चन को ईमानदारी से करके देखना। ठीक है ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, प्रैक्टिस सेशन भी आपको अच्छे लगे। ठीक है ना। तो डेली का मैं एक प्रैक्टिस सेट मैथ का डेली का डालता हूँ मैं। ठीक है ना। तो आप उस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कीजिए, और धीरे धीरे आप करोगे तो 2-3 महीने में आपको अपने आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। बस एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना, क्योंकि इसमें मैं फर्स्ट मैथ और एडवांस मैथ दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर